तो लास्ट टाइम मैंने आप लोग को पढ़ाया था डिसीजन मेकिंग कैसे बनाते हैं हम लोग एल्गोरिथम। उसमें और भी हम लोग देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। उसमें आते हैं, हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। ये था आपका। अब हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था इसमें कि डिसीजन मेकिंग एल्गोरिथम में आपका होता है इफ और एल्स, यानी एक ट्रू और एक फॉल्स। ये दोनों होता है आपको डिसीजन मेकिंग, यानी कि एक कंडीशन पर, एक वैल्यू पर दो कंडीशन है ना। तो एक इफ के साथ जाएगा और एक एल्स के साथ जाएगा। जैसे जो भी क्वेश्चन हमने बनाया कि वो नंबर या तो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, दो ही कंडीशन है। नंबर या तो इवन हो नहीं तो ऑड हो, इसमें भी दो कंडीशन है। नंबर या तो बड़ा हो या छोटा हो, तो इसमें भी दो कंडीशन, या तो बड़ा होगा, वो दो नंबर के बीच है तो दो ही कंडीशन लगेगा, या तो वो नंबर बड़ा होगा या छोटा होगा। कभी कभी आपके पास सिचुएशन क्या होता है कि मल्टीपल कंडीशन होते हैं और उस मल्टीपल में से एक चूज करना होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि यू टेक टी, समथिंग एल्स, कॉफी, समथिंग एल्स, कोल्ड ड्रिंक, समथिंग एल्स, है ना, नींबू पानी, समथिंग एल्स। तो इस तरह से आपके पास मल्टीपल कंडीशन आ सकता है, और मल्टीपल कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन को सेटिस्फाइड करना है। तो इस तरह के भी हम लोग देखते हैं डिसीजन मेकिंग में। जैसे अभी मैं एक क्वेश्चन कहूं आपसे कि आपके पास इस तरह का सिचुएशन है कि मार्क्स पर उसको एक मार्क्स इनपुट लेना है और उसको फेल और पास बताना है। कंडीशन ये है कि मार्क्स 50 से बड़ा और बराबर है, वो पास है। वो क्या है? पास है। अदरवाइज फेल है। तो यहां पर एक मार्क्स पर दो ही कंडीशन है, एक पास और एक फेल। तो ये भी आपको इफ इल्स के साथ जाएगा। इफ में हम लोग दे देंगे एम इज इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50, तो प्रिंट में कर देंगे पास, और एल्स में लिख देंगे फेल। जिसका मार्क्स 50 से नीचे होगा वो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, तो वो एल्स में आ जाएगा। तो यहां पर आपका एक वैल्यू पर सिर्फ और सिर्फ दो कंडीशन है, एक मार्क्स वैल्यू पर दो कंडीशन है। इस पर एक वैल्यू पर दो कंडीशन है, या तो पॉजिटिव निगेटिव। इस पर भी एक वैल्यू पर दो कंडीशन है, इवन और ऑड। लेकिन एक वैल्यू पर अगर मल्टीपल कंडीशन होगा तब कैसे होगा? अभी सिचुएशन में देखिए, जैसे अगर होगा कि मार्क्स अगर 80 के बराबर और 80 से बड़ा हो तो एक्सीलेंट, ठीक है। मार्क्स अगर 80 से बड़ा और बराबर हो, यानी कि 80 से बड़ा और बराबर, मार्क्स आपको 70 टू 80 हो, तो आपको हो जाएगा क्या? वेरी गुड, वेरी गुड। मार्क्स 60 से 70 हो तो आ जाएगा आपको गुड। मार्क्स 50 टू 60 हो तो आ जाएगा आपको एवरेज। एंड मार्क्स लेस देन 50 हो, है ना, लेस देन 50, तो आपको आ जाएगा फेल। यानी एक मार्क्स पर
आपको मल्टीपल कंडीशन है और किसी भी स्टूडेंट का एक ही मार्क्स हो सकता है, या तो इसके बीच होगा 80 से बड़ा होगा यानी 70, किसी भी एक स्टूडेंट का मार्क्स एक से ज्यादा कैटेगरी में नहीं आएगा। तो वो स्टूडेंट का हमको बताना है कि तुम्हारा जो पोजीशन है, पोजीशन नहीं कह ले, तुम्हारा जो रिमार्क्स है वो एक्सेलेंट में है कि वेरी गुड में है कि गुड में है कि एवरेज में है या फेल में है। ठीक है, तो ये उसको बताना है। तो यहाँ पर एक मार्क्स पर मल्टीपल कंडीशन होगा, तब कैसे हम लोग बनाएंगे, ये भी सिचुएशन आता है। इसके लिए हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट डिसीजन में ही आता है, उसको हम लोग कहते हैं इफ एल्स इफ। यानी इफ लगाते हैं, उसके बाद एल्स लगाते हैं, और एल्स में हम लोग कंडीशन नहीं देते हैं बट इफ लगा के कंडीशन देते हैं। यानी कि पहले मैं सिंटेक्स बता रहा हूं कि सिंटेक्स क्या होता है, और सिंटेक्स को फॉलो ही हम लोग करते हैं। तो आइए सिंटेक्स को फॉलो करना होगा। इसको हम लोग कहते हैं इस तरह के, इसको कहते हैं इफ एल्स इफ। यानी कि इफ में कंडीशन रहेगा और एल्स में कंडीशन नहीं होता था। देखिए यहाँ पर कंडीशन, ये कंडीशन होता था इफ में, एल्स में कंडीशन नहीं होता था, बट एल्स में मेरे को इफ लगा के कंडीशन देना पड़ेगा। एल्स में डायरेक्टली आप कंडीशन नहीं लगा सकते हो, इफ लगा के दे सकते हो। तो उसका सिंटेक्स आप देख लो कि सिंटेक्स, सिंटेक्स मतलब होता है जैसे आप इंग्लिश में स्ट्रक्चर पढ़ते हो और उसी स्ट्रक्चर को फॉलो करके आप ग्रामर बनाते हो। तो यहाँ पर आपका क्या है, सिंटेक्स है। उस सिंटेक्स को फॉलो करके ही हम लोग आगे उस तरह के क्वेश्चन पर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। सिंटेक्स हम लोग देखेंगे इसका। सिंटेक्स है इफ के बाद हमेशा कंडीशन, और उसके बाद डायरेक्ट एग्जांपल में बताता हूँ, सिंटेक्स में एग्जांपल, एग्जांपल में सिंटेक्स देख लें। क्वेश्चन जैसे है आपके पास 7th नंबर क्वेश्चन, राइट algorithm, write an algorithm to input marks of, एक बड़ा सा क्वेश्चन हम बना देते हैं, राइट एन algorithm to input 5 सब्जेक्ट मार्क्स। चलिए सारा इसमें समझ में आ जाएगा। 5 सब्जेक्ट मार्क्स ऑफ एनी स्टूडेंट, एक स्टूडेंट का 5 सब्जेक्ट का मार्क इनपुट लेना है, देन प्रिंट मार्क्स ऑन गिवन क्राइटेरिया। रिमार्क्स प्रिंट करना है, उसके लिए क्राइटेरिया लिख देते हैं। क्राइटेरिया है इफ मार्क्स, परसेंटेज पर क्राइटेरिया है, मार्क्स पर नहीं। यानी मार्क्स के बाद परसेंटेज निकालेंगे, परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 80, देन रिमार्क्स है आपका एक्सेलेंट। ठीक है, इसी तरह आपका बहुत सारा कंडीशन, इफ परसेंटेज
between percentage between 70 to 80, देन रिमार्क्स है आपका वेरी गुड। इफ परसेंटेज 50 to 60, 60 to 70, 60 to 70 कहने का मतलब कि इस 60 to 70, 80 मत कीजिए, 80 तो इसमें आ जा रहा है, यानी कि लेस देन 80 79 कर दीजिए, और इसको कर दीजिए 60 to 69, क्योंकि 70 तो इसमें आ जा रहा है, दोनों में नहीं ना आएगा। 69 एंड ये हो जाएगा 50 to 59, 60 इसमें आ गया है। एंड इफ परसेंटेज लेस देन 50, 50 से नीचे, देन रिमार्क्स फेल। इसमें है आपका एवरेज, इसमें है आपका गुड, और ऊपर वाले में वेरी गुड है। ये आपका क्वेश्चन होगा, यानी कि मल्टीपल कंडीशन है यहाँ पर, दो कंडीशन नहीं है कि या तो फेल नहीं तो पास, मल्टीपल है। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? इसके बनाने के लिए आइए, स्टेप 1 स्टार्ट। स्टेप 2 इनपुट लेते हैं। इनपुट में क्या है मेरे को? एल्गोरिथम टू इनपुट 5 सब्जेक्ट मार्क्स, 5 सब्जेक्ट का मार्क्स लेना है। हम लोग लिखेंगे इनपुट 5 सब्जेक्ट मार्क्स इन M1, M2, कुछ भी ले सकते हैं, ABCD LB कुछ भी ले सकते हैं वेरिएबल। M1 M2 ले रहे हैं, लॉजिकल लेते हैं, मतलब उससे मिलता जुलता लेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। M5 मार्क्स ले लिए। मार्क्स लेने के बाद फिर आपको क्या करना है कि उसका रिमार्क्स प्रिंट करना है, लेकिन रिमार्क्स प्रिंट जो करना है वो किस पे प्रिंट करना है? परसेंटेज पे। तो सबसे पहले तो परसेंटेज निकालेंगे हम लोग, और परसेंटेज निकालने के लिए पहले जोड़ते हैं, है ना। और परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हैं कि अगर आपको 500 का है, फुल मार्क्स अगर 500 है, उसमें अगर आपको 380 आया है टोटल मार्क्स, आपका मार्क्स ऑब्टेन्ड 300 380 है, और टोटल मार्क्स फुल मार्क्स 500 है, तो आप 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो आपका परसेंटेज आएगा, है ना। तो ये फॉर्मूला होता है, तो उस फॉर्मूला को आप यूज करेंगे। तो स्टेप 3 में सारे मार्क्स को जोड़ेंगे, यानी कि ऐड नाम का एक वेरिएबल लेंगे, और M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 प्लस M5 जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद स्टेप 4 हम लोग यहाँ परसेंटेज निकालेंगे, और परसेंटेज के लिए पर वेरिएबल होगा, और पर इक्वल्स टू लिखेंगे ऐड, कुछ भी वेरिएबल ले सकते हैं, ऐड बाई। ये समझिए कि 100 नंबर का एक एक है, यानी कि 500 इसका फुल मार्क्स है, तो 5 से हम लोग डिवाइड करेंगे, ये परसेंटेज निकल गया। अब परसेंटेज के बाद क्लियर हो गया यहाँ तक, उसके बाद उसको रिमार्क्स देना है। स्टेप 5, अब स्टेप 5 में हम लोग इफ का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? इफ का। इफ इफ का यूज करेंगे, ठीक है। इफ PER परसेंटेज, हमने परसेंटेज के लिए यहाँ पर क्या यूज किया है, जो यहाँ पर यूज करेंगे वो लिखना है ना। PER ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80, देन प्रिंट, क्या प्रिंट करना है उसको? एक्सलेंट, ठीक है। अब आते हैं
एल्स लगाएंगे तो एल्स में कोई कंडीशन नहीं होता है, तो आगे तो कंडीशन है। ये होता है कि 80 से ऊपर है तो एक्सेलेंट और 80 से नीचे है तो फेल, तो यहाँ पर सीधे लिख देते फेल, दो ही चीज आता है। लेकिन यहाँ पर तो फिर से कंडीशन आ गया, तो अब यहाँ पर एल्स के बाद इफ लगाएंगे, ठीक है। और इफ में हम लोग यूज करेंगे पर। अब कैसे लिखेंगे बताइए, 70 to 79 को कैसे लिखेंगे हम लोग कंडीशन में, और कंडीशन में सिर्फ यही सब यूज होता है, ग्रेटर देन, लेस देन, ये। तो रेंज तो हम लोग ऐसे नहीं है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिए हैं वैसे ही कोडिंग जस्ट नहीं लिखते हैं, यानी कि हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं पर 70 to 89, ऐसा तो कुछ चलेगा नहीं, ये कंडीशन नहीं हुआ, कंडीशन हमेशा ऐसे बनता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, पर 70 to 79 है तो इस 89 है, सॉरी 89 नहीं है, 79 है, 70 to 79, क्योंकि 80 तो इसमें आ ही जा रहा है। ऐसे लिखेंगे पर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 70, यानी 70 से बड़ा एंड 70 के बराबर, एंड पर लेस देन इक्वल्स टू 70, ये कंडीशन हो गया, यानी 70 से बड़ा पर होना चाहिए और 79 से छोटा और बराबर। तो छोटा और बराबर हो जाएगा तो 79 भी होगा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, तो 80 भी इसमें आ जाएगा, इक्वल टू भी है तो आप ऐसे कर दीजिए, यानी 70 से शुरू होगा, इक्वल टू है तो, और 70 से बड़ा, और 80 से छोटा यानी 79 तक ही काम करेगा, 80 नहीं आएगा, 80 इक्वल टू रहता तभी ये काम करता। ये हो गया आपको, तो प्रिंट वेरी गुड। ठीक है, फिर इसी तरह आपको जितना भी है ये हो गया, ये हो गया 70 to 80, देन 60 to 70, लेस देन 70 यानी 69 तक जाएगा, तो इसका हो गया गुड। और ये हो गया आपको 50 to 59, तो हो गया आपको एवरेज, एंड लास्ट में 50 से नीचे, 50 से नीचे वाला में हम लोग लिखेंगे एल्स पर लेस देन 50, तो यहाँ पर लिखेंगे फेल। यहाँ तो ये नहीं है कि लेस देन 50 यानी 50 से नीचे जो भी आएगा, ये तो नहीं है कि 50 से लेके 40 तक ही फेल होगा, 0 तक -1 तक सारा फेल होगा, यानी कि क्या है। और उसके बाद फिर मैं स्टेप स्टॉप, ये हो गया, ठीक है। तो ये आपका हुआ मार्क्स का। अब आप जब इसको प्रोग्राम रन करेगा तो हम लोग मार्क्स इनपुट लेंगे। मार्क्स इनपुट लेने के लिए आपके पास 4 वेरिएबल है, 5 वेरिएबल है, M1
M2, M3, M4 एंड M5। मार्क्स हम लोग लिए हैं 50, 50, 70, 80, 90। अब इंटरनली प्रोग्राम बनाएंगे तो ये सबको जोड़ेगा मार्क्स को, तो 100 हो जाएगा। कितना होगा? 10 और 17, 25, 340 होगा। ठीक है, सही है ना? 340 को 5, फिर 340 यहाँ पर ऐड करेगा तो 340 हो गया। ऐड की वैल्यू क्या हो गई? 340 ऐड इक्वल्स टू 340। फिर नीचे आएगा स्टेप 4 में, तो ऐड बाई 5 यानी पर की वैल्यू हो जाएगी आपका 340 बाई 5, यानी कि हो जाएगा आपको, है ना, 68। क्या हो जाएगा? 68। तो पर की वैल्यू हो जाएगी 68, यानी यहाँ पर आ जाएगा आपको 68। उसके बाद फिर आपको कंडीशन चेक करेगा, इनमें से कोई एक ही काम करेगा। अब आएगा पर की वैल्यू 68 है, 68 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80, ये कंडीशन फॉल्स है। जब भी कंडीशन ये फॉल्स होगा तो इसके अंदर जाने नहीं देगा। कोई कंडीशन, मैंने पिछले क्लास में बताया था कि कोई कंडीशन अगर ट्रू होगा तभी इसका ये प्रिंट काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कंडीशन आपको क्या हो गया? फॉल्स, तो इसके प्रिंट के अंदर नहीं जाएगा। अब जब कंडीशन फॉल्स होता है तो सीधे जंप मारता है एल्स पर। तो इससे पहले कि एल्स डायरेक्टली पहले करता था, यहाँ पर हमने बताया था कि ये फॉल्स हुआ, ये फॉल्स हुआ तो सीधे इस पे जंप मारेगा और इसका कर देगा, कुछ करना नहीं। लेकिन इस सिचुएशन में अगर डायरेक्टली जंप मारा, ये फॉल्स हुआ, तो ये एल्स में जंप मारा तो एल्स में फिर से कंडीशन है, यानी कि अब फिर ये डायरेक्टली नहीं करेगा, इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा तो ही करेगा। तो 68 है मार्क्स में, परसेंटेज में, पर यानी 68 ग्रेटर देन इक्वल टू 70, ये तो फॉल्स है, 70 से बड़ा नहीं है। एंड पर लेस देन 80, ये भी नहीं, ये भी फॉल्स हो गया। फिर इसके अंदर नहीं जाएगा, बॉडी के अंदर। अब ये फिर ये इफ अपना एल्स खोजेगा, यहां जंप मारेगा, यहां आया तो फिर डायरेक्टली नहीं काम करेगा, क्योंकि डायरेक्टली अगर काम करेगा तो सिंपली यहां पर इफ लगा हुआ है, फिर चेक करेगा 68 इज ग्रेटर देन 60, यस। लेकिन 60 से ग्रेटर तो 90 भी हो सकता है, तो ये भी चेक करेगा। एंड 68 इज लेस देन 70, यस, 60 से बड़ा भी है और 70 से छोटा भी है। देन प्रिंट गुड, यानी कि आउटपुट उसको देगा गुड। क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है तो इसका बॉडी में एंट्री करेगा और गुड। अब बाकी जब ये कर लिया तो अब इसमें नहीं जाएगा, ना इसमें जाएगा, सीधे स्टॉप। तो ये तरीका होता है नेस्टेड इफ। इसको हम लोग कहते हैं इफ एल्स इफ, यानी मल्टीपल आप कंडीशन पर ये क्वेश्चन बना सकते हैं। दूसरा ये है कि यहाँ पर आप जो फेल देख रहे हो, ठीक है, फेल ऑब्वियसली कोई परसेंटेज के वैल्यू, बाय द वे कुछ मार्क्स लिया और परसेंटेज के वैल्यू आपने लिया 40, परसेंटेज उसका आया 40, तो ये कंडीशन भी ट्रू नहीं होगा, ये कंडीशन भी ट्रू नहीं होगा, ये कंडीशन ट्रू नहीं होगा, ये कंडीशन ट्रू नहीं होगा, तो ये कंडीशन तो ट्रू हो जाएगा 40। यानी कि ये कंफर्म है, लॉजिक देखिए क्या है, कंफर्म है कि कोई ऊपर का कंडीशन ट्रू नहीं होगा तभी नीचे आएगा, कंफर्म है। तो नीचे हम ये क्यों बताएं कि 50 से नीचे रहेगा तब आ जाएगा? सीधे हम लिख देंगे इसको, सीधे इफ हटा देंगे, सीधे लिख देंगे एल्स। और एल्स में जानते हैं डायरेक्टली आएगा, हम लोग दे ही नहीं रहे हैं, तो कहिएगा कि इसमें तो सर डायरेक्टली आ जाएगा, कोई कंडीशन नहीं पूछेगा, डायरेक्टली आएगा, तो आएगा डायरेक्टली। यहां तक कब पहुंचेगा? जब उसका मार्क्स 50 से नीचे हो तब पहुंचेगा। अगर आपने ले लिया सपोज दे 58, 58 ले लिया, तो 58 तो आपको यहीं पर हो गया, 58 इज ग्रेटर देन 50 और लेस देन 59, लेस देन 59 नहीं, यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ लेस देन 60, तो ये तो यहीं पर हो गया, तो नीचे आया नहीं, सॉरी। ठीक है, तो
कोई भी मास, अब बाय द वे मैंने ले लिया 40, जब 40 लिया तो इसमें भी नहीं आया, इसमें भी नहीं आया, इसमें भी नहीं आया, इसमें भी नहीं आया, कोई में नहीं आया, तो डायरेक्ट इसमें आ जाएगा। तो हम यहाँ पर क्यों दें कि 50 से नीचे वाला आ गया, ऐसे भी 40 डायरेक्ट इसमें आ जा रहा है, क्योंकि कहीं पर नहीं आएगा तो सीधे एल्स में आ जाएगा। तो जब लास्ट में हमको कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी जान रहे हैं कि लास्ट में वो डायरेक्टली नीचे आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपको ये मल्टीपल कंडीशन कैसे हम लोग पुट करेंगे। ठीक है, अब इसमें लास्ट जो आता है एल्गोरिदम में, इसको फिर हम लोग प्रोग्राम में प्रैक्टिस करेंगे, वहां रन करके देखेंगे आउटपुट आएगा। तो लास्ट अब हम लोग आते हैं, और लास्ट जो हमारा होता है वो होता है लूपिंग। क्या होता है? लूपिंग। यानी 3 तरह के दुनिया में प्रोग्राम होता है, सीक्वेंशियल, डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में मैंने बताया कि कुछ पार्ट काम करेगा और कुछ स्किप करेगा। जैसे आपने देखा कि अगर मैं 58 ले रहा हूं तो ये भी स्किप करेगा पार्ट, ये भी पार्ट स्किप करेगा, और ये भी पार्ट स्किप करेगा, ये भी पार्ट स्किप करेगा, सिर्फ ये पार्ट काम करेगा। यानी कि एक यहाँ पर डिसीजन ले रहे हैं, और जो डिसीजन को सेटिस्फाइड कर रहा है वही पार्ट काम करेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कहते हैं डिसीजन मेकिंग। अब लास्ट जो तरीका होता है वो होता है लूपिंग। उसको देखिए, जिसको हम लोग कहते हैं लूपिंग को लूपिंग, या फिर उसको हम लोग कहते हैं आइटरेटिव आइटरेटिव एल्गोरिथम। आइटरेटिव एल्गोरिथम, ठीक है। तो ये कैसे आपको काम करेगा? इसमें क्या होता है कि जैसे आप कभी जब ऐसा सिचुएशन होता है, अभी आपने देखा कि जैसे आप प्रोग्राम 4 स्टेप का लिख रहे हो, 3 लाइन का प्रोग्राम लिख रहे हो। अब कोई भी आप देख रहे हो कि जब प्रोग्राम को हम लोग चेक कर रहे हैं तो टॉप टू बॉटम चल रहा है और लास्ट कर जा रहा है। यानी कि कोई भी लाइन एक से ज्यादा बार काम नहीं कर रहा है। अगर आपने किया 58 लिया तो यहां से चलते आया, सब चलते आया, 58 यहाँ पर सेटिस्फाइड हुआ, एवरेज प्रिंट किया और बाकी स्टॉप हो गया। दोबारा नहीं चल रहा है। दोबारा तब चल रहा है जब फिर से इसको दूसरे वैल्यू पर चेक कर रहे हैं, तब ये दोबारा हम लोग चला रहे हैं। यानी कि कोई भी प्रोग्राम आप लिखते हो तो एक बार हर एक लाइन उसको एग्जीक्यूट करता है और फिर वो आउटपुट देके निकल जाता है। लूपिंग में क्या होता है कि यहाँ पहला लाइन काम किया, दूसरा लाइन काम किया, तीसरा लाइन काम किया, और फिर आपको तीसरा करने के बाद फिर लौट जाएगा अपने आप, फिर करेगा, फिर करेगा, फिर करेगा, फिर लौटेगा। यानी लाइंस इसमें जो होता है वो एक से ज्यादा बार काम करता है। ठीक है, ये होता है लूपिंग। यानी कि एक ऐसा लूप बना देते हैं जिसमें लाइंस आपको एक से ज्यादा बार काम करेगा। अब इसका रीजन होता है कि क्यों ऐसा बनाते हैं। अब जैसे आपको कहा जाए कि आपको सीमेंस कॉलेज प्रिंट कराना है, तो आप लिखोगे प्रिंट सीमेंस। ठीक है, एक बार प्रिंट लिखें तो एक बार प्रिंट हुआ। अगर मैं कहूं 10 बार सीमेंस कॉलेज प्रिंट कीजिए तो प्रोग्राम में 10 बार प्रिंट सीमेंस कॉलेज लिखना पड़ेगा। प्रिंट सीमेज, प्रिंट सीमेज, प्रिंट सीमेज, प्रिंट सीमेज। तो इसी टेक्निक को से बचाने के लिए अगर कोई कह दे कि 100 बार सीमेज कॉलेज प्रिंट कराना है, तो 100 बार प्रिंट सीमेज कहेगा, कॉपी पेस्ट कर लेंगे। 100 बार हो जाएगा, 100 बार कॉपी पेस्ट कर लेंगे। लेकिन आपको प्रोग्राम बनाते हैं, मैथ बनाते हो, तो आप देखते हो कि शॉर्ट में बने। मेरे को 2000 लाइन का कोडिंग बनाना है और 100 लाइन तो आपको वही प्रिंट सीमेज ले लिया, तो वो तो फिर फायदा नहीं हुआ ना, अननेसेसरी ले लिया। हम लोग एक ऐसा कुछ करें, एक ऐसा लूप बनाएं कि वो लूप आपको 100 बार घूमे और उसके अंदर प्रिंट इमेज एक बार डाल दे। तो ये 100 बार घूमेगा तो प्रिंट इमेज को भी 100 बार घुमाएगा, और जब प्रिंट इमेज 100 बार घूमेगा
100 वर्क इमेज भी प्रिंट करेगा। इसके लिए है कि कभी जब भी कोई लाइंस मेरे को एक से ज्यादा बार एग्जीक्यूट होना चाहिए, उसके लिए आया लूपिंग का कॉन्सेप्ट। अब लूपिंग के लिए हम लोग जनरली 3 चीज ध्यान देते हैं। इनिशियलाइजेशन मतलब शुरुआत करना, लूप कहां से शुरुआत होगा, क्योंकि बनाने का टेक्निक यहाँ तो मशीन तो है नहीं कि मशीन बना देंगे वो 10 बार 15 बार घूम जाए। कैसे होता है वो समझिएगा। इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड मॉडिफिकेशन, ये 3 पार्ट मिलके प्रोग्राम में लूप बनाता है। ठीक है। जैसे इनिशियलाइजेशन कहने का मतलब मैंने किसी को 1 से इनिशियलाइज किया, 10 तक चला, ये कंडीशन हो गया। ठीक है। और मॉडिफिकेशन उसको यानी को 1 से बढ़ाया, इंक्रीज किया 1 से। ये मशीन लूप कितनी बार चलेगा? 10 टाइम्स। कैसे देखिए ये कैसे चलेगा वो प्रोग्राम में बताएंगे, बट यहां पर समझना होगा 3 पार्ट होता है, जो होता है वो मैं बता रहा हूं। इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड मॉडिफिकेशन। इनिशियलाइजेशन मतलब शुरुआत होना, कंडीशन मतलब कहां तक चलेगा, कंडीशन दो कि 10 तक, 11 तक, 12 तक, 100 तक, 1000 तक। और इंक्रीज करो, मॉडिफाई करो। तो देखिए 1 पर चला, 2 पर चला, क्योंकि 1 के बाद इंक्रीज कर रहा है 1 से, इंक्रीज बाय 1। ये बताना पड़ेगा कितना से इंक्रीज कर रहा है। तो 1 पर, 2 पर, 3 पर, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी कि ये मशीन कितनी बार चलेगा? 10 टाइम्स। अब आपको लॉजिक में पूछ रहा हूं, 1 से स्टार्ट किया और 10 तक चला और मैंने 2 से इंक्रीज किया, ये मशीन, ये लूप कितनी बार चलेगा? कितना? 2 बार किया तो 20, 20। कितनी बार चलेगा? कोई लॉजिक लगाइए, लॉजिक लगाने का चीज है। 1 से शुरू किए, 10 तक चले, 2 से इंक्रीज किए। देखिए ऐसे चलना है, 1 शुरू किए, 1 से 10 तक चलना है, 10 पर जाकर स्टॉप कर देना है। 1 के बाद अगला टर्न क्या होगा? 2 से इंक्रीज कर रहा है, यानी 1 में 2 जोड़ेंगे। यहाँ 1 से इंक्रीज कर रहा था, 1 में 1 जोड़े तो 2 आया, 2 में 1 जोड़े तो 3 आया। यहाँ 2 से इंक्रीज, तो 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, हर बार इंक्रीज बाय 2, 9, और 9 के बाद 11। लेकिन मुझे चलना कहां तक है? लेस देन 10, यानी यहां तक ही चलेगा। यानी कितने टाइम्स चला? 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स। कितनी टाइम चला? 5 टाइम्स चला, है ना। ऐसे लूप बनाते हैं, वो नहीं सोचना है कि 20 जाएगा तो ये जाएगा। सिर्फ बनाने का तरीका देख रहे हैं, फिर इसको जब एक्चुअली बनाएंगे एल्गोरिदम में तब और समझ में आ जाएगा। तो ये इस तरह चलेगा। अब मैं आपसे पूछता हूं, तो लूप को मॉडिफाई करने के लिए हम लोग 4 काम करते हैं। या तो ऐड करते हैं, माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, या डिवाइड करते हैं। ऐड से और मल्टीप्लाई से इंक्रीज करेगा वैल्यू, लेकिन सब्ट्रैक्ट और डिवाइड से डिक्रीज करेगा वैल्यू। जैसे इंक्रीज कर रहा है 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो डिक्रीज करेगा, और मल्टीप्लाई भी कीजिएगा तो इंक्रीज करेगा वैल्यू, और डिवाइड करेंगे किसी वैल्यू में तो वो भी डिक्रीज करेगा। तो आइए इसको देखते हैं। अब आप बताओ, कोई 1 से शुरू करें और 10 तक चलें और 4 से इंक्रीज करें, बताओ कितनी टाइम लूप चलेगा? बताइए कोई। सर 10 ही बार ना इसको, 10 ही बार ना करना इसको। 10 तक चलना है, 10 से आगे नहीं बढ़ेगा। 4 से इंक्रीज करें, 1 से इनिशियलाइज किए, और 4 ऐड करेंगे सर।
4 ऐड करेंगे तो मेरे को बताइए ना कितनी बार चलेगा? 2 बार सर इसका। 2 बार। जैसे कैसे बताएं कि ये 5 बार चला? 1 2 3 4 5 टाइम्स। ये नंबर क्या है उस पर ध्यान नहीं देना है, कितनी बार आया उस पर ध्यान देना है। नंबर तो हम लोग कुछ भी रख सकते हैं, आगे बताएंगे। आप देखिए ना यहाँ पर करके 1 पर चलेगा, 1 से शुरू हुआ, 1 के बाद अगला टर्म क्या होगा? बोलिए। अरे 4 से इंक्रीज कर रहा है तो 1 में 4 जोड़ेगा, 2 से इंक्रीज कर रहा था तो 1 में 2 जोड़ा था, 1 से इंक्रीज किया तो 1 में 1 जोड़ा था, तो 1 के बाद अगला टर्म क्या होगा? 1 में 4 ऐड करेंगे तो क्या होगा? 5 होगा सर उसमें। 5। 1 तो ऐड तो सबको करने आता है। 5 के बाद अगला टर्म्स क्या होगा? 5 पे 4 तो जोड़ो। 5 में 4 जोड़ेंगे तो सर 9 हो जाएगा। तो 9 लिखे, इसमें सोचना क्या है? ये सर तो 9 हुआ। और 9 के बाद अगला टर्म क्या होगा? 9 से 13 हो जाएगा। 13 हो जाएगा, बट मेरे को चलना है 10 तक ही, ये भी कंडीशन देखना है। ऐसे नहीं कि लूप कितनी बार चल जाइएगा, कोई उसका लूप को रोकने के लिए भी तो प्रोविजन होना चाहिए, है ना? तो लूप के रोकने के लिए प्रोविजन होता है कंडीशन। तो कंडीशन तो यहाँ पर सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, तो कितने टाइम लूप चला? सर 3 बार। 3 टाइम्स। तो ये वैल्यू पर मत जाइए। अगर मैं कहूं कि 50 से शुरू करें, 53 तक चलें और 2 से इंक्रीज करें, तो एक बार 50 से शुरू हुआ और फिर 50 में 2 जोड़ेंगे तो आपको 52 हो जाएगा, और 52 में 2 जोड़ेंगे तो 54 है, लेकिन मुझे 53 तक ही जाना है, यानी 2 टर्म्स चला। इस वैल्यू पर मत जाइए, ये वैल्यू हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, ये सिर्फ टाइम्स कितनी है वो चलाना है। ये लॉजिक होता है प्रोग्राम में। देखिए जब आप, हमने सबसे पहले ही बताया कि कुछ नया चीज आप पढ़ते हैं, तो नया चीजें जब जाती है तो पीछे वाला दिमाग से वो निकालना पड़ता है कि मैथ ऐसे कैसे हो रहा है। ये हम शुरू वाली क्लैरिटी दिए हैं कि जो चीजें करंट में हो रहा है उस चीज को समझना होता है कि कैसे होता है, तो ये बेसिक है। जब आप लोग यूज टू कर लेते हैं, जब लोग, तब समझ में आ जाता है कि हम लोग ऐसे क्यों करते थे, फिर वो यूज टू हो जाता है और हमेशा यूज करते हैं उसको। तो ये आपको लूप हो गया चलने का तरीका। पहले तो ये सीखना था कि कितनी टाइम्स है, फिर मैं पूछ रहा हूँ, और अभी तो मैंने यूज किया इसको ये करके। अब आप मेरे को बताओगे कि मैंने मॉडिफाई करने के लिए सिर्फ अभी ऐड किया है। आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। तो मेरे को आप बताना, इनिशियलाइज 1 से किया, 10 तक गया और इंक्रीज कर रहा है मल्टीप्लाई बाई 2, यानी कि 2 मल्टीप्लाई करके इंक्रीज कर रहा है, ऐड करके नहीं, मल्टीप्लाई करके कर रहा है। बताओ कितनी टाइम चलेगा? पहले वैल्यू निकालो, उसको जोड़ो कि कितनी बार वो वैल्यू आया। 10 से कम तक ही चलेगा, 10 तक, 10 भी इंक्लूड रहेगा, आएगा तो। सबसे पहला टर्म क्या होगा? 1। यस सर। 1 में फिर 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है तो 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 2। फिर अब 2 हो गया, 2 में फिर 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो सर जाएगा? 3 बार। 4 4 2 जा फिर क्या हो जाएगा? 8। 8 8 2 जा क्या हो जाएगा? 16। 16 यानी वो कि नहीं आपको होगा। चलेगा 4 टाइम्स। तो ये लॉजिक सोचना है, ये मैथ का चीज है, 4 बार। लॉजिक सोचना है। कितना टाइम चला? 4 टाइम चला। अगर मैं 5 से इंक्रीज करूंगा, 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 1 5 जा 5 एंड 5 5 जा 25, यानी कितनी टाइम चला? 2 टाइम चला, क्योंकि ये देखना है कि ये कंडीशन 10 से ऊपर ना बढ़ जाए। तो ये तरीका होता है। उसी तरह सब्ट्रैक्शन वाला में भी हो जाएगा। जैसे मैं 100 से चला, ठीक है ना, 100 से चला, 1 तक चला और डिक्रीज किया आपका 1 से, तो ये 100 टाइम चलेगा। 100 99 एक एक से डिक्रीज करते रहेगा और 1 से नीचे नहीं जाना चाहिए। तो ये आपका लूप बनाने का क्या होता है? तरीका होता है। ठीक है, तो इस तरह हम लोग लूप बनाएंगे और लूप को हम लोग यूज करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्या देखते हैं?
क्वेश्चन, कि कैसे क्वेश्चन इसका काम बनता है। जैसे मैं अगर कहूं क्वेश्चन इसका होगा क्वेश्चन नंबर 8, राइट एंड एल्गोरिथम इनपुट नहीं, प्रिंट सीरीज ऑफ नेचुरल नंबर अप टू, कह रहा है कि 1 से लेके 100 तक प्रिंट कराओ। तो कोई प्रिंट 1, प्रिंट 2, प्रिंट 3, प्रिंट 4, प्रिंट 5, 100 तक करेगा तो 100 लाइंस का कोड हो जाएगा। और ये देखिए 3-4 लाइन में ये कोड बन जाएगा। इसको हम लोग प्रिंट को ऐसे के अंदर डाल देंगे जो 100 टाइम्स घूमेगा। आइए कैसे इसको सॉर्ट करते हैं। स्टेप 1 स्टार्ट, स्टेप 2। लूप में 3 पार्ट होता है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और मॉडिफिकेशन। तो मेरे को पता है कि नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 1 से। कहां से स्टार्ट होता है, 1 से। तो हम लोग लिखेंगे, एक वेरिएबल ले लेंगे, वेरिएबल का यूज करते हैं जरूर, i इक्वल टू 1, यानी i वेरिएबल है जो कहां से स्टार्ट हुआ है, 1 से स्टार्ट हुआ है। फिर i को हम लोग प्रिंट किए, तो क्या प्रिंट होके आया, 1। ठीक है। फिर i को हम लोग 1 से बढ़ाएं, i इक्वल टू i प्लस 1। ठीक है, ये i है। और इसमें लिख दिए यहां पर रिपीट until I लेस देन इक्वल टू 100। एक काम यहां पर करना है कि यहां पर स्टेप 3 देना है और यहां पर स्टेप 2 देना है। और ये जो चीज है कंट्रोल X कंट्रोल V। और लास्ट में आपको देना है स्टेप 4 स्टॉप। ठीक है, तो ये हो गया स्टॉप। देखिए कैसे काम कर, देखिए ये 1 से लेके 100 तक प्रिंट कर देगा। जैसा कि आप सोच रहे होंगे, सोचते होंगे कि प्रिंट 1, प्रिंट 2, प्रिंट 3, प्रिंट 4 टाइम्स, है ना, 100 तक प्रिंट करना है तो 100 टाइम्स करना पड़ेगा। नहीं, ये मशीन देखिए कैसे बन गया। सबसे पहले हम लोग समझेंगे, एक इनपुट ले, स्टार्ट लिए, एक वेरिएबल लिए और उसमें हमने 1 डाल दिया। तो आई में आई ले सकते हैं, ए ले सकते हैं, एक्स ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। आई में 1 डाल दिया। ठीक है, ये कह रहा है रिपीट अंटिल आई लेस देन इक्वल टू 100, यानी तब तक ये बात को रिपीट करना है जब तक आई की वैल्यू क्या ना हो जाए, 100 ना हो जाए। आई अभी तो 1 है, तो ये हो गया। देख रहा है आई लेस देन इक्वल टू 100, यस, 1 लेस देन इक्वल टू 100, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू होगा तभी इसका बॉडी काम करेगा। हर बार बताएं, कंडीशन ट्रू तभी इसका बॉडी, ये बॉडी होता है। कंडीशन ट्रू, इसका बॉडी काम करेगा। ये देखिए हम आउटपुट लिख रहे हैं, ये मान लें कि आउटपुट आ रहा है आपको स्क्रीन पर। प्रिंट आई, आई में क्या है, 1 प्रिंट किया। आई इक्वल टू आई प्लस 1, यानी आई में क्या है, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2। और 2 को फिर किस में डालना है, आई में, यानी पहले वाला को ओवरराइट करके अब इसमें क्या आ गया, 2। फिर ये लौटता है, ये जब तक कि ये कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। ये सब कोई में नहीं लौटता है, कंडीशन फॉल्स
सीधे आगे ये लौट जाता है जब तक कि करने रिपीट अंटिल, रिपीट करते रहो। तो अब फिर चेक करेगा, यहां से लौटा, i इज लेस देन 100, यस i में 2 है, 2 इज लेस देन इक्वल टू 100, कंडीशन ट्रू, प्रिंट i में 2 है तो ये देखिए आउटपुट प्रिंट किया। फिर नीचे आया, प्रिंट करने के बाद i+1 यानी 2+1, और 2+1 हो गया 3, 3 को i में रख देना यानी i में अब 3 हो गया। फिर लौटेगा, देखेगा 3 इज लेस देन इक्वल टू 100, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू, तो नीचे आया प्रिंट i यानी 3 प्रिंट करेगा। फिर 3 बढ़ के हो जाएगा 4, फिर 4 प्रिंट करेगा, बढ़ते 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 आपका हो जाएगा 100, इसका वैल्यू हो जाएगा आपको 100। फिर यहाँ पर चेक करेगा, 100 इज लेस देन इक्वल टू 100, 100 लेस नहीं है लेकिन इक्वल टू है, अभी भी ट्रू है, प्रिंट i यानी प्रिंट 100 प्रिंट करेगा। और फिर आया i+1 यानी 100+1 आपका हो जाएगा 101, और 101 फिर ये लौटेगा, अभी भी ये लौटेगा 101, कंडीशन क्या हो जाएगा, ये फॉल्स, और फॉल्स होता है तो ये इसके बॉडी में एंट्री नहीं करने देगा, यानी सीधे जंप मारेगा यहाँ नेक्स्ट स्टेप पर, स्टॉप, खत्म। तो इस तरह से हम लोग लूपिंग बनाएंगे, ऐसे बनता है। ये लाइन को हम लोग ऐसे मशीन के अंदर डाल दिए जो आपको 100 टाइम्स चलता है, तो 100 टाइम्स घूमेगा तो 100 टाइम्स प्रिंट भी घूमेगा, तो 100 टाइम प्रिंट करेगा। और यहाँ पर इनिशियलाइजेशन हो गया, कंडीशन हो गया, और इंक्रीमेंट हो गया, मॉडिफिकेशन हो गया। तो ये पार्ट इसमें है। अब इस पे हम अगले दिन कुछ और प्रैक्टिस इस पर क्वेश्चन पर करेंगे, और जब ये खत्म हो जाएगा तब हम लोग एक्चुअल प्रोग्राम पर चलेंगे, जहां पर हम लोग कोडिंग को राइट, रन और राइट, एडिट और रन करेंगे वहां पर, ठीक है। चलिए Yes, तो sir. क्लास को अब एंड सर करते हैं। लूपिंग वाला लॉजिक अच्छा है सर। बहुत अच्छा है, अगर आप प्रोग्रामिंग को देखिए, प्रोग्राम होता है क्या है कि प्रोग्राम को अगर आप अच्छा से पढ़ेंगे बहुत ही मजेदार है ना। लेकिन इसके लिए होता है क्या आपको कि बीसीए के बच्चे, बहुत सारे लोग प्रोग्राम को समझते हैं और बहुत सारे बच्चे प्रोग्राम को नहीं समझते हैं, जो शुरू से क्लास पर ध्यान नहीं देते हैं, उनको क्या हो जाता है, उनको प्रॉब्लम होता है, उनको प्रॉब्लम होता है। तो जब एक पार्ट भी आपको छूट जाएगा, इसमें मैथ जैसा है, तो प्रॉब्लम होगा, और वो फिर उनको समझ में नहीं आता है। तो बहुत सारे बीसीए के बच्चे भी करते हैं जिनको प्रोग्राम बाउंस करता है, कुछ समझ में नहीं आता है। 100% में वो 50% ही बच्चे को समझ में आता है, क्योंकि आपको लगातार पढ़ना पड़ेगा। एक क्लास भी छूट जाएगा तो मिस हो जाएगा, तो वो दिक्कत हो जाएगा, आपको फिर मेहनत करना पड़ेगा। और अगर किसी से प्रोग्राम बनता है तो इससे ज्यादा इंटरेस्टेड कोई चीज नहीं होता है। तरह तरह के आपको प्रोग्राम देंगे, जैसे मैथ बनता है तो मैथ अच्छा लगता है, और जब प्रोग्राम बनने लगता है तो आप छोटा छोटा सॉफ्टवेयर बनाने लगते हैं, जिसका अलग मजा होता है सॉफ्टवेयर जब बनता है तो, कि मेरे सॉफ्टवेयर पर कोई काम कर रहा है। कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनवाते हैं, कैलकुलेटर का सॉफ्टवेयर बनाते हैं, कि अपना एक कैलकुलेटर बनाओ, जैसे आप कैलकुलेटर खोलते हो तो इस तरह के आप अपना कैलकुलेटर भी बना सकते हैं, है ना। तो इस तरह से हम लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं। तो लॉजिक है, लॉजिक अगर समझ में आ गया तब ठीक है, नहीं समझ में आया तो कौन सा, वो अच्छा से पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू। Thank you, sir. ओके सर, थैंक यू सर।